देखिए हमने आपको कहा कि जो लेबर कोड है, ठीक है, ये लेबर कोड टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके टॉपिक तो सिलेबस में अलग अलग जो एक्ट्स हैं, फैक्ट्री एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, जो है वो अलग अलग है आपका। लेबर कोड में तो मर्जिंग हो गया कई सारे एक्ट का, और मर्ज करके उन्होंने अपना प्रोविजन सेक्शन ये सब अलग अलग चेंज हो गया, ठीक है। तो ये लेबर कोड जो है सो आपके सिलेबस में नहीं है। अब रही बात की फिर भी लेबर कोड चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको लेबर रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो लेबर रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ना है तो लेबर कोड क्यों आया, क्या फायदा है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कोड ऑन वेज के क्या प्रोविजंस हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। इसलिए नहीं पूछेगा जैसे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को लिखिए, पेमेंट ऑफ वेज का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको कोड ऑन वेज वगैरह में नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको कोड ऑन वेज से 2-3 तरह की चीजें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहला तो ये पूछ सकता है आपको कि इसका परिचय दीजिए आप। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। इंट्रोडक्टरी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि जो भारत सरकार कोड ला रही है इसका क्या रीजन है, क्यों कोड ला रही है, ठीक है, क्या कारण है, क्यों लाया जा रहा है ये कोड, और इसमें क्या किया गया है। तो आपको परिचयात्मक टाइप का क्वेश्चन, तो रीजन बताना होगा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर किस कोड में कौन कौन से एक्ट को मर्ज किया, नहीं किया, ये सब बता देना। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन सकता है जो कोड है उनके फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर। चारों कोड का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो वो स्पेशल फीचर्स जो है एक्ट सेक्शन वाइज वगैरह नहीं याद रखना, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब क्या नया नया ऐड किया है जो पुराने में नहीं था। तो स्पेशल फीचर्स जो है वो, या फिर इसी स्पेशल फीचर को हमारा जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उस एग्जिस्टिंग एक्ट को कंपेयर करने के लिए भी दे सकता है कि कंपेयर कीजिए कैसे जो अभी कोड आ रहा है वो वर्कर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उस सेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक आ सकता है इसका जो विरोध हो रहा है, इसका जो अपोज हो रहा है, तो उस अपोज करने का जो रीजन है उसके सेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोड क्या है, क्यों लाया गया, क्यों इसका अपोज किया जा रहा है, इस सेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3-4 सेंस है जहां क्वेश्चन बनेगा, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन आपको कि ऑक्यूपेशनल कोड के बारे में डिटेल से बताइए, उसके कौन कौन से सेक्शन में क्या है नहीं है, तो वो आपका सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं। कोड का ये बेसिक चीज जो है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेकंड नेशनल लेबर कमीशन था उसने बहुत सारे सुझाव दिए थे, हर एक तरह का सुझाव दिया था, बहुत लंबा चौड़ा इसका रिपोर्ट आया था। उस सुझाव में से एक जो इंपॉर्टेंट सुझाव था कि उसने कहा था कि जो जितने भी कानून हैं वो क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, सुपर इंपोज हो रहे हैं कई सारे प्रावधान, एग्जिस्टिंग प्रावधान। अब जैसे कि आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो आप पढ़िए चाइल्ड लेबर का परिभाषा। तो फैक्ट्री एक्ट में 15 साल तक को बोलता है कि चाइल्ड है। मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट में अलग है, 16 साल तक का कंडीशन ले लेता है, कहीं 14 साल लेता है। तो ये जो कंडीशन है, और उसके बाद एक तो डिफरेंस, और उसके बाद एक ही चीज में अलग अलग, एम्प्लॉयर का परिभाषा देख लीजिए, वेज का परिभाषा देख लीजिए, तो हर एक्ट में आपको डिफरेंट टाइप से दिखता है। ये सब जो जटिलता है इसको दूर करने के लिए ये कमीशन, नेशनल लेबर कमीशन ने कहा कि भाई आप इसको जितने भी एक्ट है उनको 5 हिस्से में बांटिए। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, दूसरा वेज से रिलेटेड एक्ट बना दीजिए कोड, तीसरा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, चौथा आप सेफ्टी से रिलेटेड, और पांचवा वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। और इसी बात को मान के चलिए सरकार ने माना, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पर कोड लाया, वेज पर कोड लाया, सोशल सिक्योरिटी पे कोड लाया, और सेफ्टी, वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन को मर्ज करके एक कोड लाया है। तो टोटल 4 कोड जो है उन्हीं सुझावों के आलोक में है, जिसमें कि 29 जो केंद्रीय कानून थे, सेंट्रल लॉ थे, उन 29 सेंट्रल लॉज को उसने जो है उसमें मर्ज किया है। 100 करीब स्टेट लॉ माना जाता है लेबर में, ठीक है, और करीब 40 जो है सो सेंट्रल लॉ माना जाता है लेबर में। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के दृष्टिकोण से इनको मर्ज किया गया 29 को, और इनको जो है सो कोड के फॉर्म में ढाला गया, ठीक है। मतलब सर समझे नहीं। क्या नहीं समझे? नहीं, फिर से क्वेश्चन आप फिर से हमको रिपीट कीजिए। नहीं, जो आप बता रहे हैं 100 जो 29 को मर्ज किया गया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। जैसे कि 100 करीब श्रम कानून जो है स्टेट्स में लागू है,
जैसे ठीक है। स्टेट्स का अपना भी बहुत सारा वेलफेयर एक्ट है, सीनियर हाँ। वर्कर एक्ट, आप लोग को जी, नहीं जी। पता रहता उतना। बहुत ठीक सारे है। स्टेट्स में भी बहुत सारा हॉलीडेज एक्ट है, क्या क्या एक्ट है लेबर से रिलेटेड। और ठीक है। सेंटर में टोटल 40 सेंट्रल एक्ट है लेबर से रिलेटेड। 40 तो टोटल इतना तो 40 हो गए। कॉम्प्लिकेशंस जो है उसको दूर किया गया, कई सारे एक्ट को रिपील करके खत्म भी कर दिया गया, और 29 सेंट्रल एक्ट्स को मर्ज करके 4 कोड बनाया गया। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट कोड को लाने का, सबसे इंपॉर्टेंट वो है सिंप्लीफिकेशन करना लेबर लॉ का। सिंप्लीफिकेशन क्यों करना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई 100 राज्यों में कानून था, करीब 40 जो है सेंट्रल एक्ट्स था। अब इतने इतने कानून और उनके रूल्स वगैरह सब मिला करके, न केवल एक्ट, उनके रूल्स वगैरह सब मिला करके होने से क्या होता है, उसका कंप्लायंसेस करना बहुत आसान नहीं होता है एम्प्लॉयर को, क्योंकि हर में फिर अपना अपना रजिस्टर रखना है, रिकॉर्ड रखना है, रिटर्न भरना है, बहुत तरह की बातें हैं। तो ये बहुत आसान काम नहीं था एम्प्लॉयर को कंप्लायंस करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एक्ट, जो कोड है, जो भी एक्ट्स हैं, सब में परिभाषा है। एम्प्लॉयर की अलग परिभाषा है, एम्प्लॉय की अलग परिभाषा है, वेज की अलग परिभाषा है, समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अलग परिभाषा है। इस तरह से आपको जो है कई तरह का परिभाषा देखने को मिलता है, और सब में डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर होते रहता है। उससे क्या हो जाता था कि दिक्कत हो जाती थी, इंटरप्रेट करने वालों को भी दिक्कत होती थी, जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी दिक्कत हो जाती थी। दूसरा ये भी देखा गया कि जो हमारे श्रम कानून हैं, जो हमारे लेबर लॉज हैं, वो समय समय पर जरूरत के हिसाब से बनते गए, तो वो टुकड़े टुकड़े में हो गए। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने फैक्ट्री एक्ट तो पढ़ा और आपने बीड़ी सिगार एक्ट भी पढ़ा। आप देखिए दोनों एक्ट में कई सारे प्रावधान एक जैसे हैं, चाहे आपने और भी बहुत सारे एक्ट देखा होगा जहां प्रावधान मिलते जुलते हैं। मतलब तो सरकार कॉम्प्लिकेटेड हो ने, गया पूरा ये। हाँ, तो देखना है कि भाई एक रूपता नहीं है, जैसा जैसा जरूरत हुआ हमने एक्ट बना लिया। समझ लीजिए कि उसको ऐसे समझिए कि जैसे एक आदमी घर बनाता है, तो वो शुरू में क्या करता है कि पूरा जितना भी उसको ईंटे, बालू, सीमेंट, गिट्टी की आवश्यकता एक ही बार ले आया, मिस्त्री लगा के एक साथ पूरा घर को बना देता है, पूरा फिनिश। और दूसरा आदमी घर बनाया, वो क्या किया, थोड़ा ईंटा ले आया, कभी जो बना, फिर कभी बालू गिरा लिया, कभी गिट्टी, फिर थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा सा आया, तो उसका घर देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जरूरत थोड़ा 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 करके बनता है। तो यही बात है कि अब हमने जो जरूरत के हिसाब से कभी कभी बनाया, तो वो लग रहा है जैसे चिपका चिपका हुआ टाइप का। अब हमारे पास सारा चीज है, तो अब हम उसको मर्ज करके सिंगल यूनिफॉर्म वे में उसको तैयार करें। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ये था कि हम सिंप्लीफिकेशन करें, एमलगमेशन का ये यूज था। अब जैसे कि वेज का परिभाषा, अब वेज का परिभाषा चारों कोड में एक ही हो गया, इंप्लॉयर इंप्लॉय वगैरह का डेफिनेशन में भी बहुत हद तक समानता आ गई। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो था ऑब्जेक्टिव था, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या फायदा हुआ आप देखिए, जैसे कि कितना सारा, अब जैसे हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान के चलिए कि कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध संहिता। ठीक है, तो औद्योगिक संबंध संहिता जो है उसमें कितना एक्ट है? 3 है। 3 है सर। ठीक है, 3 एक्ट में करीब 100 के आसपास सेक्शंस हैं। ठीक है, और जो ओरिजिनल सेक्शंस जोड़ेंगे उन तीनों एक्ट का, तो वो आपको करीब आ जाता है 200 प्लस। ठीक है, उसी तरह कोड ऑन वेज है, कोड ऑन वेज में आपको 4 एक्ट है। ठीक है, 4 एक्ट तो 4 एक्ट में टोटल 69 सेक्शन है, 69 सेक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो फिर जैसे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में 26 सेक्शन है, इक्वल रिम्यूनरेशन में 18 सेक्शन है, 40 सेक्शन है आपको बोनस एक्ट में, उसी तरह से मिनिमम वेज एक्ट में आपको 31 सेक्शन है। तो इंडिविजुअली देखिए कितना सारा सेक्शन हो गया, करीब 100 के आसपास सेक्शन है, जबकि ये घट गया जब कोड बना। तो कई सारे सेक्शन रिपीटेड थे। घटा क्यों? क्योंकि वो रिपीटेड था, बार बार आ रहा है, तो वो वहां पे घट गया। अब जैसे आपको 9 एक्ट मर्ज है आपको सोशल सिक्योरिटी कोड में। ठीक है, 9 एक्ट मर्ज है किसमें? सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में टोटल 164 सेक्शन है, जबकि इन 9 एक्ट का ओरिजिनल सेक्शन को जोड़ेंगे तो वो आपको आ जाएगा करीब 264। 100 सेक्शन रिड्यूस्ड कर गया। ठीक है, 100 सेक्शन रिड्यूस्ड कर गया, तो कितना हेल्प होगा, उतना सारा चीज का जो रिपीटेशन था वो खत्म हो गया। तो ये सरलीकरण कहलाएगा।
सिंप्लीफिकेशन कहलाएगा। उसी तरह से आपको 13 एक्ट है ओएसएच कोड में। ओएसएच कोड में कितना एक्ट है? 13 एक्ट है, और 13 एक्ट में आपको टोटल करीब 550 सेक्शन था, रिपील्ड हुआ है टोटल। अभी उसमें जो सेक्शन है 134 सेक्शन है, 13 एक्ट में 134 सेक्शन, जबकि 550 सेक्शन रिपील्ड हुआ है। करीब 13 एक्ट के सारे सेक्शंस को जोड़ देंगे तो करीब 684 सेक्शन आता है। तो कितना कॉम्प्लिकेशंस जो है सो दूर हो गया। ये सिंप्लीफिकेशन जो है, ये सबसे इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि वह हम इसको सिंप्लीफाई करें, एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से भी, वर्कर के दृष्टिकोण से भी, गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से भी, सबके दृष्टिकोण से सिंप्लीफिकेशन होने से फायदा होगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा था फैसिलिटेटिंग द जॉब क्रिएशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग द वर्क। अब आपको रोजगार का सृजन करना है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हुए, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हुए रोजगार का सृजन करना है। तो इसमें कई सारे डाटा और आंकड़ा जो है सो सरकार ने देखा, जैसे कि 6th इकोनॉमिक सेंसस का, इसके बाद अभी 7th इकोनॉमिक सेंसस का चल रहा है, वो अभी आया नहीं है। तो 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013-14 का उन्होंने आंकड़ा देखा, तो देखा कि लगभग 5.9 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट जो है 5.9 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने देश में है, प्रतिष्ठान है जहां रोजगार दिया जा रहा है लोगों को, और इसमें कुल 13.1 करोड़ रोजगार जो लोगों को दिया जा रहा है। तो कितना हुआ एवरेज? 6 दूना 12, 2 पॉइंट समथिंग जो है आपको 2.12 के आसपास हो गया, एक एस्टेब्लिशमेंट रोजगार दे रहा है। ठीक है, काफी कम है अगर औसत निकालें तो। और इसमें से भी 5.9 करोड़ में से भी 72% जो है एस्टेब्लिशमेंट वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है, खुद लोग नियोजित हैं, अपने ही बाल बच्चों के साथ वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, 79% एस्टेब्लिशमेंट जो लगभग 80% एस्टेब्लिशमेंट लेस देन 10 वर्कर का है, लेस देन 10 वर्कर्स का। क्यों भाई लेस देन 10 वर्कर्स का इतना एस्टेब्लिशमेंट है? इसलिए कि लेस देन 10 वर्कर्स में उसको कई सारे एक्ट का फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, कई सारे एक्ट उसको इंप्लीमेंटेशन का मतलब उसको खत्म ही हो गया। अब इसी के चलते इसमें वर्क करने वाले 93% वर्कर्स जो है वो अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो जाते हैं, क्योंकि लेस देन 10 वर्कर्स वाले ही एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादातर वर्कर काम करते हैं। तो सरकार ने देखा कि अगर हम एम्प्लॉयर्स को थोड़ा ईज करें, कठोर जो हमारे कानून है उसमें थोड़ा सहूलियत करें, तो लोग जो है 10 से कम प्रतिष्ठान वाला ही प्रतिष्ठान बनाता है, या एक ही प्रतिष्ठान को क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ABCD कंपनी खोली और उस ABCD कंपनी को हर शहर में अलग अलग लोगों के नाम से खोल रहे हैं, आप ही के घर के लोग हैं, अलग अलग 10 कंपनी बना दिया आपने। लेकिन यदि श्रम कानूनों में थोड़ी सहूलियत होती तो आप एक ही कंपनी बनाते, कंप्लायंसेस भी करते सारा, तो लोग बचने का कोशिश करते हैं कि भाई हमारा छोटा छोटा रहे, प्रशासनिक बोझ ज्यादा है उनके ऊपर, छटनी और बंदी करने के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन, अगर मान ली 300 से ज्यादा कामगार हो गया तब उसको सरकार से परमिशन लेना है किसी को छांटने के लिए, या अगर उसको घाटा हो रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट को बंद करने के लिए। तो इस डर से भी एम्प्लॉयर्स जो है चाहता नहीं था कि बड़ा प्रतिष्ठान हो, और जब प्रतिष्ठान बड़ा नहीं होता था तो कई सारे अधिनियम उस पर लागू नहीं हो पाते हैं, और कई सारे अधिनियम लागू नहीं होते हैं तो अधिनियम रहने के बावजूद भी सरकार फायदा नहीं पहुंचा पाती है वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही वर्कर काम करते रह जाते हैं। और दूसरा एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रखना शुरू कर दिया, इसलिए रखना शुरू कर दिया कि उसको जो है कई सारे कानूनों का पालन करने से वो बच जाता है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी हो जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए सरकार को लगा कि नहीं, हम कुछ चीजों में सुधार करें, खास करके छटनी बंदी इन सब का प्रोविजंस में। छोटे प्रतिष्ठान है तो उसको हम छोड़ दें, भाई तुम 300 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपना करो। हालांकि ये अपोज का भी बिंदु है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो उसमें सरकार, उसके अलावा सरकार ने देखा कि अगर हम एक्ट को यूनिवर्सल कर दें, नंबर से छोड़ दें, जैसे कि 10 से अधिक प्रतिष्ठान पर लगता है कई सारा, तो ये चक्कर ही खत्म हो जाए। जैसे कोड ऑन वेज है, तो कोड ऑन वेज में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 10 से ज्यादा होगा तब लगेगा, एक आदमी को भी अगर आप रखते हैं तो कोड ऑन वेज उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पेमेंट ऑफ वेज एक्ट था 24,000 से ऊपर पर नहीं लागू होगा, मिनिमम वेज एक्ट है वो सर्टेन शेड्यूल में लागू होगा। अब ये दोनों समस्या को जो है कोड ऑन वेज में समाप्त कर दिया, ना तो इसमें शेड्यूल का चक्कर है, ना उसमें पेमेंट का चक्कर है कि भाई इतना पेमेंट से ज्यादा हो गया तो आप पे लागू नहीं हो। तो इन सारे समस्याओं को देखते हुए सरकार जो कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया। सेकंड पॉइंट है कवरेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर लेबर लॉ, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब ये मैंने, हालांकि इस पॉइंट को सेकंड में भी मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे नियोजक तो थे छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट रखते थे, तो संगठित क्षेत्र में मात्र 7% रोजगार है,
जहां पर कि ईपीएफ, ईएसआई इन सब से कवरेज है। 93% रोजगार जो था वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में था, ऑर्गेनाइज्ड में जो है मात्र 7% है कवरेज। तो अब सरकार ने कहा कि नहीं हम कोड, तो इसीलिए आप देखिए कोड ऑन वेज हुआ, चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हुआ, ये सब में वर्कर्स का नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। एक भी वर्कर है तो वो कोड आप पर लागू हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी कोड को उन्होंने हालांकि किया है 10 या उससे अधिक पर, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सोशल सिक्योरिटी को नहीं, सॉरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ओएसएच कोड को, ओएसएच कोड में उन्होंने वो नंबर रखा है 10 या, और बाकी ये तीनों कोड जो है सो नंबर से रिलेशन नहीं है, सबको रजिस्ट्रेशन कराना है सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो इससे क्या होगा कि कवरेज बढ़ेगा, हर कोई अब जो है सरकार के इस कोड के अंतर्गत, लेबर लॉ के अंतर्गत आएगा। ठीक है। थ्रेशोल्ड ऑफ ले ऑफ क्लोजर एंड रिटेंचमेंट, इसका संख्या बढ़ा दिया, 300 कर दिया 100 से। तो हमने बताया कि वही रीजन है, हायर एंड फायर वाला कॉन्सेप्ट बढ़ सकता है। ये जो डर है वर्कर्स को या ट्रेड यूनियंस को, वो तो एक हमारा अपोजिट पॉइंट में है, लेकिन सरकार के एंड से है कि भाई अगर हम उसको रिलैक्स करते हैं, उसको सहूलियत देते हैं कि वो जितना कामगार को चाहे जब चाहे नियम कानून के तहत उसको हटा सकता है। नियम कानून मतलब जो भी प्रोविजंस होंगे रिट्रेंचमेंट के, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना, रीस्किलिंग फंड में पैसा वगैरह देना, ये सब नियम कानून बना करके उसको निकाल सकता है, ताकि उसकी स्वतंत्रता रहे, वो अपना कामगार को रखे, या अगर उसको लगता है कामगार को कम करना है तो कम कर ले। तो वो एम्प्लॉयर को सहूलियत होगी तो आसानी से वो जॉब अपना एम्प्लॉयमेंट चला सकेगा, एस्टेब्लिशमेंट चला सकेगा। तो सरकार इस दृष्टिकोण से इसमें जो नंबर वगैरह को चेंज कर दी। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में काफी व्यापक सुधार किया गया कोड में। लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में व्यापक सुधार करने का मतलब, एक तो दंड जो था इतना कम था हर एक एक्ट में कि लोगों को डर ही नहीं होता था लेबर लॉ का, तो सारे जगह पर उन्होंने पेनाल्टी प्रोविजंस को काफी ज्यादा हाई किया है। लाखों में भी दंड कई जगह दिए गए हैं, जो कि 100, 200, 500, 1000 रुपया हुआ करता था, और 20,000, 50,000 इस तरह का दंड तो हर एक जगह, 10,000 तो कम तो कहीं दंड ही नहीं। तो पेनल्टी प्रोविजन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया भाई। दूसरा क्या किया कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है। जैसे कि कई सारे एस्टेब्लिशमेंट से जहां इंस्पेक्टर जाते हैं, एम्प्लॉयर को कानून का भय दिखा के उसका दोहन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो अब हो गया कि भाई आप अकेले नहीं जा सकते हैं, ग्रुप में आपको इंस्पेक्शन करना। ये सारी चीजें दूसरी राष्ट्रीय श्रम आयोग जो था, सेकेंड नेशनल कमीशन, उसने भी कहा था कि भाई आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा करप्शन वगैरह रोकने के लिए। तो सेल्फ उन्होंने जो है सो ग्रुप इंस्पेक्शन की बात की। ठीक है, इंस्पेक्शन भी जो है ग्रुप में होगा, प्लस वो वेब बेस्ड मतलब कि एक ही आदमी दोबारा नहीं जाएगा। ठीक है, कब जाएगा उसकी सूचना एम्प्लॉयर को रहेगी ताकि वो कंप्लायंसेस वगैरह करे। तो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन, रैंडम इंस्पेक्शन की बात की है। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया करने के लिए। इसके अलावा जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है और वो सर्टिफाई करके देता है, नया एस्टेब्लिशमेंट है, खास करके स्टार्टअप वगैरह है, सर्टिफाई करके देता है कि वो सारे नियम कानून का फॉलो करेगा, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट को इंस्पेक्शन से कुछ सालों के लिए, 3 सालों के लिए महज, या अलग अलग जहां जो नियम बना वो छूट मिलेगी। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा उन लोगों ने कंप्लेन बेस्ड इंस्पेक्शन का रखा कि इंस्पेक्शन रैंडम तो करेगा ही कभी कभी जाके, और यदि कोई कंप्लेन मिलती है तब वो कंप्लेन बेस्ड इंस्पेक्शन वहां जाकर के करेगा। और एक है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए हमने कई जगह पढ़ा कि भाई हमारे पास कमी है इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर कम है, हम इंस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे बिहार के संदर्भ में एक एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिए। बिहार में टोटल बॉयलर्स की संख्या लगभग 400 है, 400 बॉयलर्स हैं। ठीक है, 400 बॉयलर्स में केवल एक बॉयलर इंस्पेक्टर है, चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर, केवल एक। अब एक आदमी 400 बॉयलर का जांच करेगा, हर साल उसको रिन्यू करना है, जांच करके रिन्यू करना है, देख करके, ये उसके लिए असंभव जैसा काम है। करता है जो भी हो, लेकिन कैसे करता है भगवान जाने, हनुमान जी की तरह। तो इससे क्या होता है कि एक्ट सही से, तो बॉयलर फटने का घटना आप देख रहे हैं, ये सारी समस्याएं कहीं कहीं मिलती है हम लोग को। अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई आपके पास अगर इंस्पेक्टर की कमी है, वो सही तरीके से इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है, तो आप बाहरी आदमी का यूज करते हुए उसी क्वालिफिकेशन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकते हैं। कोई बाहरी आदमी जाके इंस्पेक्ट करेगा, वो रिपोर्ट देगा, फिर जो वहां ऑफिसर होगा उस रिपोर्ट को जांच लेगा, संतुष्ट करके उसको। तो ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब लाया गया इसलिए ताकि इंस्पेक्टर की कमी वगैरह को दूर किया जा सके, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया जा सके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए भी इस एक्ट में जो है सो सुधार किया गया, और इसके लिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि मान लीजिए अगर आप किसी भी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखते हैं, तो आप उसको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में रखिए। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कहने का मतलब कि
मान लीजिए आपका परमानेंट पोस्ट है, वैकेंसी है जहां पे परमानेंट एम्प्लॉय को रखना है, लेकिन आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप वहां जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखेंगे वो सारी सुविधाएं देंगे जो परमानेंट वर्कर को होगा, यानी उसका ईपीएफ कटेगा, उसका ईएसआई कटेगा, उसको ग्रेच्युटी मिलेगा, भले 2 ही साल क्यों नहीं काम किया, उसे 2 ही साल के रेट से उसको मिलेगा, उसका जो भी अलाउंसेज है, जो भी भत्ता है परमानेंट एम्प्लॉय की तरह वो सारा चीज मिलेगा उसको, जो सुविधाएं परमानेंट एम्प्लॉय को देते थे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी एक तरह से परमानेंट वर्कर बनाने का प्रयास फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसका फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है कि एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क में नहीं रखा जाएगा, जो वर्क लगातार होने वाला है उसमें नहीं रखा जाएगा, कभी कभार यूज करना है। ये एवोल्यूशन एक्ट है, बावजूद इसके सरकार उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से परमानेंट करने का कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भाई तुम रखो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। तो ये ट्रेड यूनियंस का विरोध का एक पॉइंट बनता है। लेकिन सरकार ने, आवाज आ रही क्या? जी सर आ रही है। हाँ सर, आ रही है। यस सर यस सर। हमको लगा हम बोलते चले जा रहे हैं धुन में, फिर ऐसा ना हो कि कट गया। क्योंकि मेरा स्लाइड पूरा रहता है स्क्रीन पे ना, तो हमको पता नहीं चलता बैक एंड से कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स जो है एक तरह से पॉजिटिव भी है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनको परमानेंट की तरह सारी सुविधा मिलेंगी, लेकिन एक तरह से निगेटिव भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के कॉन्सेप्ट को मजबूत कर देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रख सकते हैं। ठीक, तो विरोध इसीलिए होता है इस चीज का। दूसरा, ट्रेड यूनियंस, उनको भी स्ट्रॉन्ग किया गया। पहले ट्रेड यूनियन के रिकॉग्नाइजेशन की बात, मान्यता की बात, ये सबसे बड़ी समस्या है ट्रेड यूनियंस की, उनको मान्यता नहीं देते थे एम्प्लॉयर। अब उन्होंने एक्ट में क्लियर कर दिया, भैया अगर 51% या अधिक वर्कर्स के साथ वो है तो उसको आपको मान्यता देनी होगी। अगर वो 51% से कम है और ज्यादा ट्रेड यूनियंस है तो फिर हर यूनियंस को 20-20% का एक मेंबर बनेगा। 20% जिसके पास वर्कर्स है सदस्य, उसका एक मेंबर होगा, और इस तरह से एक काउंसिल बनेगी। वो काउंसिल फिर जो है सो निगोसिएशन काउंसिल का काम करेगी, एम्प्लॉयर के साथ बातचीत का काम करेगी। तो ये चीज जो है आपको ट्रेड यूनियन का जो इशू था सबसे बड़ा, उसको सॉल्व करने का और कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करने का जो है। तो अपने यहाँ जैसे कि एक अपना ड्रॉबैक में ये भी हम लोग कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करने के लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया। तो ये जो इस बार का कोड आया है उसमें ट्रेड यूनियन को जो निगोसिएटिंग यूनियन या निगोसिएटिंग काउंसिल, वार्ताकारी परिषद या वार्ताकारी संघ बनाने का जो काम किया गया है, उसमें ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करने का, उसको जो है तो बढ़ाने का जो है तो प्रयास किया गया। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना दिया। भाई वेज से रिलेटेड 72 तरह का कानून है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड अलग अलग बातें हैं, तो सबको वो एक जगह ला दिया उन्होंने, ताकि जो है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हो उसको आप एक जगह बैठ करके सॉल्व कर सकें। और फिर हमारा जो नया इमर्जिंग चैलेंजेज है, कई सारा इमर्जिंग चैलेंजेज मतलब कि डिजिटलीकरण का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कई तरह की समस्याएं अब आ रही हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई स्विगी के थ्रू काम करता है, जोमेटो के थ्रू काम करता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? दूसरी बात, प्रॉब्लम छोड़िए, उसके सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा, उसके अदर एडवांटेज का क्या होगा जो एक वर्कर को मिलना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए जो है सरकार ने जो है आपको क्या किया कि गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन सब के लिए भी प्रोविजन सोशल सिक्योरिटी कोड में लाने का कोशिश किया है। ये सब नए तरह के काम हैं जो समय के साथ आए हैं, पहले नहीं थे, अब आ गए हैं, तो इनको भी शामिल करने का किया है। जैसे हम लोग कोई यूट्यूब पे काम करते हैं तो अब उसको किसी तरह की समस्या होगी तो वो कहाँ जाए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में वो डायरेक्टली है नहीं। तो इन सब तरह के वर्कर्स को भी शामिल करने का कोशिश इस कोड में किया गया, जो इसका ऑब्जेक्टिव है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। क्लियर। एक सर बताया काम बंदी बंद, ये थोड़ा समझा दी, काम बंदी बंद करने की। ये थ्रेशोल्ड ऑफ ले ऑफ और क्लोजर रिट्रेंचमेंट का जो बढ़ा है वही चीज ना। जी जी जी। इसका 2 प्रोविजन था, एक जनरल प्रोविजन है और एक स्पेशल प्रोविजन है। आप थ्रेशोल्ड जब आईडी एक्ट पढ़ेंगे तो और उसको क्लियर कर हो जाएगा। तो जनरल प्रोविजंस जो होते थे वो 50+ वर्कर्स पे लागू हो जाते थे और स्पेशल प्रोविजंस 100+ वर्कर पे लागू होते हैं अभी के समय में आईडी एक्ट में। हालांकि बिहार ने इसको अमेंड करके 300 कर दिया है और कोड ने 300 बना दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन था, बिहार ने भी कर दिया है और कोड में तो इसको 300 करके ही ले आया है। तो इसका ये रीजन है कि 300 इसलिए कर दिया कि जब चाहे एम्प्लॉयर अपने हिसाब से वर्कर को रख सकता है या निकाल सकता है, रिट्रेंचमेंट का जो भी कंपनसेशन वगैरह देकर के, ताकि वर्कर को रखने निकालने की स्वतंत्रता एम्प्लॉयर के पास रहे, ताकि वो अपना बिजनेस जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छे से, इस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेस उसको रन कर सके स्वतंत्र होकर के। ये वर्कर के एंड से सोचा जा, सॉरी ये एम्प्लॉयर के एंड से सोचा जा रहा है, ताकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ये सोच रही है। लेकिन ट्रेड यूनियंस इसका उल्टा सोचते हैं। उसी सेंस पर दोनों एस्पेक्ट है कि वो जब चाहेगा एम्प्लॉयर रखेगा, जब चाहेगा हटाएगा,
तो इससे समस्या क्रिएट होगी, वर्कर का जॉब जो है अनसर्टेन हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। ये ट्रेड यूनियन के एंड से, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है तो या क्वेश्चन है तो पूछे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपने यहाँ जो 4 कोड बने उसमें अलग अलग एक्ट्स मर्ज हुए हैं, हालांकि बहुत सारा का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, आपके नॉलेज में भी होगा। कोड ऑन वेज है तो उसमें आपको 4 एक्ट है, ठीक है। मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, इक्विलिब्रेशन एक्ट है और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। ये 4 एक्ट कोड ऑन वेज में है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 3 एक्ट है, ट्रेड यूनियन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है। ये आपको पढ़ना नहीं है, तो ये एक्ट भी हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, तो ये सब एक्ट आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आपको बहुत नॉलेज में नहीं होगा। लेकिन ये एक्ट ये बोनस से रिलेटेड है, जो वर्कर्स को बोनस मिलता है मिनिमम 8.33% से लेकर मैक्सिमम 20% तक, उसका अलग अपना प्रोविजन है। हालांकि मेरे इंग्लिश वाले बुक में ये एक्ट है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, एक तरह से किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या HR पॉलिसीज या रूल्स होंगे वो इस स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में होता है, ठीक है। तो अब ये 100+ एम्प्लॉय वाले एस्टेब्लिशमेंट में ये लागू है एक्ट, लेकिन कोड ने इसमें भी संख्या को बढ़ा करके 300 कर दिया। ये भी वर्कर्स ट्रेड यूनियंस का अपोजिशन का एक पॉइंट है। उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इसमें कुल 9 एक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते ही हैं। कंपनसेशन एक्ट है, ESI एक्ट है, EPF एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिस वैकेंसीज है। ये एक्ट जो है जो रोजगार केंद्र वगैरह जो हमारे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर करके एक पोस्ट भी होता है BPSC में, नियोजन पदाधिकारी, वो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके सर्टेन वैकेंसीज होगी। अगर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, मान लो कोई कपड़े की दुकान है, कोई भी है, तो उसके वैकेंसीज के बारे में उसको रोजगार केंद्र को बताना है, और वो केंद्र जो है सो फिर उसके बारे में नोटिफिकेशन निकालेगा, फिर लोग अपना अप्लाई करेंगे, जॉब लेंगे, इस तरह से। तो वो उससे रिलेटेड ये एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट ग्रेच्युटी एक्ट, सीनियर वर्कर्स एक्ट, ये सिनेमा वर्कर्स के वेलफेयर फंड से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, सेस एक्ट, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे 1% वेलफेयर सेस लिया जाता है कंस्ट्रक्शन के काम से। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये 9 एक्ट को इसमें जो है सो उन्होंने मर्ज कर दिया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनाया। हमने बताया कि 9 एक्ट्स को मर्ज करके कितने सेक्शंस को इन्होंने कम कर दिया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड जो है 2020 का, इसमें कुल 13 एक्ट है, जिसमें कि फैक्ट्री एक्ट है, प्लांटेशन, माइंस, ये सब। आप उस माइंस तो सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है। प्लांटेशन वर्कर एक्ट भी जो है सो कुछ कुछ स्टेट्स में है, अपने स्टेट में नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, ये जर्नलिस्टों से रिलेटेड है। वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ सैलरी एक्ट, ये भी उन्हीं से रिलेटेड। मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट, बीडी सिगार, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट, सीनियर वर्कर, सिनेमा थिएटर वर्कर रेगुलेशन एक्ट, डॉक वर्कर्स और बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। ये देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे सीनियर वर्कर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसमें भी दिखेगा और सीनियर वर्कर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसमें भी दिखेगा, तो दोनों में अंतर है। एक है एक्ट और एक है उस एक्ट के साथ एक उसके वेलफेयर फंड में कहां से पैसा आएगा उसके लिए एक्ट बना हुआ है। तो 2 अलग अलग एक्ट है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, नियोजन की शर्तें और काम की दशाओं को विनियमित करने के लिए ये एक्ट है, जिसमें कि वर्कर्स का क्या वर्किंग आवर होगा, कैसा सिचुएशन होना चाहिए, काम करने के समय क्या क्या सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ये सब है। और जो इसमें मर्ज है वो है बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट, कि जो उसको सेस देना है वो किस रेट पर देना है, कहाँ जमा करना है, उसका क्या यूज हो सकता है, ये से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक्ट दोनों नाम एक जैसा दिखेगा लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। तो कुल 13 एक्ट इसमें जो आपको मर्ज किया हुआ है। तो कुल कितना हो गया, 4 + 3 + 9 + 13, तो टोटल जोड़ के 29 एक्ट्स जो है आपको इसमें चारों कोड में मर्ज किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जी सर। इसके बाद भी कई सारे एक्ट हैं जो रह जाएंगे इंडिविजुअली लेबर लॉ में, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट है, वो किसी भी कोड में मर्ज नहीं है, वो अलग से रह जाएगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, वो अलग रह जाएगा। बॉयलर्स एक्ट है, वो भी किसी कोड में मर्ज नहीं है, वो भी अलग से रह जाएगा। उसके बाद आपका जैसे बॉन्डेड लेबर एक्ट एबॉलिशन एक्ट है, वो भी अलग है। अप्रेंटिस एक्ट है, प्रशिक्षु अधिनियम, वो भी अलग से रह जाएगा। तो इस तरह के कई एक्ट हैं जो अलग ही रह जाएंगे, वो किसी भी कोड में मर्ज नहीं किए गए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा। नहीं, ठीक है। अब हम लोग कोड वाइज थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कोड में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स लाया गया।
तो पहले हम लोग देख लेते हैं वेज कोड पे। तो वेज कोड में जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तो लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसमें 4 एक्ट हमारा जो है सो मर्ज किया गया है, ठीक है। और इन 4 एक्ट्स में जो है हम लोगों ने मिनिमम वेज का प्रोविजन रखा है। मिनिमम वेज को कैसे फिक्स करते हैं, कितना दिन में फिक्स करना, वही बातें हैं। एक तरह से एक बात और आपके दिमाग में डाल दें कि जो भी एक्ट आपने पढ़ रखा है उससे आप समझ लीजिए कि वही बात को चिपका दिया गया है, बस जहां जहां रिपीटेशन है वो हट गया, ठीक है। तो इसीलिए सेक्शंस घट गए। तो मिनिमम वेज का फिक्स करने का जो मैशिनरी होगा, कैसा तरीका होगा, ये सब जो हम लोग पढ़े थे वो सब चीज इसमें। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का बस एक सेक्शन आया है। अब देखिए पूरे एक्ट में 18 सेक्शन था, मेन एक्ट इक्वल रिम्यूनरेशन का 18 सेक्शन में क्या था, डेफिनेशंस वगैरह था, वही सब चीज का तो ऑलरेडी डेफिनेशन आ चुका है। फिर उसके बाद था कि कौन अपील करेंगे, कहाँ वो केस दावा करेगा, क्या दंड होगा। तो दंड में दंड आया, बस एक सेक्शन आया कि मेल और फीमेल को आपको इक्वल वर्क के लिए एक सेक्शन 5 है कोड का, बस उसी में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का सारा बात खत्म है। बाकी बात तो लिखा ही हुआ है। तो मेन जो सेक्शन उसका था इंपॉर्टेंट, तीसरा और चौथा सेक्शन, उसी सेक्शन को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया, बस हो गया। उसी तरह पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है, उसके भी प्रोविजन और बोनस के प्रोविजन, ये सारे प्रोविजन कोड ऑन वेज में डाले गए हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया गया है न्यूनतम मजदूरी को नियत करने के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शक्ति दी गई है। उसके अलावा समुचित सरकार विभिन्न कारकों यानी अपेक्षित कुशलता, कार्य की कठिनता, कार्य की भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। माने कि सपोज कीजिए कि कोई वर्कर जो है सो पहाड़ी इलाके में काम करेगा, कोई वर्कर मैदानी इलाके में काम करेगा, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम चाहे तो उसका स्किल्ड अनस्किल्ड का डिफरेंस कर सकते हैं। उसी तरह से अपेक्षित कुशलता माने कोई स्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है, तो उसके आधार पर हम उसको कर सकते हैं। कार्य की कठिनता के आधार पर मान लीजिए कोई मैनुअल, कोई मान लीजिए सपोज कीजिए कि गटर में उतर करके कोई वर्कर जो है सो साफ सफाई कर रहा है अनस्किल्ड वर्क, लेकिन बहुत कठिन कार्य है, तो हो सकता है उस तरह के वर्कर के लिए सरकार चाहे तो ज्यादा ही वेज अनस्किल्ड वर्कर में तय कर सकते हैं दूसरे वर्कर की तुलना में। तो ये सारा सुविधा जो है सो कोड ने दिया है उनको। और पहले जो कंडीशन था कि आपको क्या कहते हैं सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट पे लागू होगा, वो खत्म हो गया, अब सब जगह लागू। प्रोविजन ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ वेज and authorized deduction thereon is currently applicable on the worker getting wage of 24,000 or less, but this limit will be abolished in the new wage code and the provision is applied to all employees। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 की जो लिमिट थी वो सब खत्म कर दी गई। अब जितना भी पैसा पाएगा तब भी वो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनसे वो कवर्ड हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट रखा। फ्लोर वेज का हम लोगों ने एक बार और डिस्कशन किया था आपको पढ़ाते समय। कितना है अभी फ्लोर वेज? आप लोग को बताए थे, याद नहीं है आप लोग को, भूल गए लगता है। 174 रुपया सर। मनरेगा वाला बताएं। मनरेगा को ही फ्लोर वेज लिया था, लेकिन लास्ट टाइम के बाद रिवाइज नहीं हुआ। लास्ट में हमको याद आ रहा है 176 रुपया। 176 है सर, हाँ सही है। 176 रुपया फ्लोर वेज। फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें डाला है कि भाई जो भी फ्लोर वेज सरकार तय करेगी, अभी सरकार ने तय नहीं किया, उससे कम कोई मिनिमम वेज तय नहीं कर सकता है। जो भी पेमेंट करना है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चेक या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पे फोन से, यूपीआई से, गूगल पे से, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और सरकार चाहे तो सभी एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि ऑनलाइन ही पेमेंट देना है आपको, आप पैसा कैश में नहीं दे सकते। इस तरह का भी निरीक्षण में मनमानापन को दूर करने के लिए आपको निरीक्षक सह सुकारक बनाया गया है। केवल इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, वो हेल्प भी करेगा कैसे आपको कंप्लायंस करना है, सूचना प्रदान करेगा, नियोजक को और कामगार को सलाह भी देगा। ठीक है, ये नहीं कि जाके जांच कर ली और आप पर केस कर दिए, बस वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इंस्पेक्टर आज। तो ये सारे प्रोविजंस पे किए गए हैं। बोनस, समुचित सरकार बोनस की पात्रता और बोनस की गणना के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है। बोनस एक्ट में कितना लोग वेज तक को बोनस लगेगा, ठीक है, तो वो लिमिट जो है वो पावर दे दिया आप किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कि वो चाहे तो बोनस का लिमिट अपना डिसाइड कर सकता है कि 20-21,000 तक के वेज वाला बोनस में जैसे भी कवर्ड है, तो सरकार चाहे उसको बढ़ा सकती है। शिकायतों के निवारण और दावों के निपटान तथा प्रभावी निपटान के लिए अपीलेट अथॉरिटी, जैसे पहले भी था ये सब चीज, इसमें भी वो किया है उन्होंने, अपीलेट अथॉरिटी वगैरह बनाया है। उसके अलावा यदि फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद या प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पहले भी चाहे तो कंपाउंडिंग किया जा सकता है। कंपाउंडिंग मतलब हुआ कि जो एक ऑफिसर होगा
वो एम्प्लॉयर को बुलाएगा और उसको बताएगा कि आपने ये कंप्लायंसेस नहीं किया था, आपका ये पहला ऑफेंस है, आप ये कंप्लायंसेस कर दीजिए और 50% या जो भी तय होगा उस राशि तक जुर्माना देकर के आप उसको खत्म कर लीजिए। तो वैसे अपराध जो कि कारावास के रूप में जिसमें दंड नहीं दिया गया है, उन मामलों में जो है सो कंपाउंडिंग का पावर दिया गया। आपको चाइल्ड लेबर एक्ट में हमने कंपाउंडिंग के बारे में बताया भी था, वही कंपाउंडिंग अब पहले उसी एक्ट में पहली बार इन्होंने लाया है और अब इन्होंने कोड में, सारे कोड में इस पॉइंट्स को रख दिया। उसके अलावा बार बार प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट का बोझ बढ़ता है, तो उसका बोझ कम करने के लिए 50,000 तक के जुर्माने में दंडनीय मामलों के निपटारे के लिए अवर सचिव से अन्यून स्तर का पदाधिकारी, अंडर सेक्रेटरी रैंक या उसके ऊपर का जो पदाधिकारी है उसको एक सरकार नोटिफाई कर देगी और वो इतने रुपए तक के जुर्माने का मामला सुन करके उसको जो भी जुर्माना इंपोज करना है, मतलब कोर्ट का काम कर देगा एक तरह से। तो क्या होगा, इससे कोर्ट पर बोझ अनावश्यक नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो क्लेम है, बोनस नहीं मिलता है तो उसको क्लेम अगर फाइल करता है वर्कर, तो फिर उसको साबित करने का भार नियोजक को है कि हाँ उसने बोनस दे दिया है। पहले दावा दायर करने का सीमा आपको याद होगा, मिनिमम वेज एक्ट में कितना था? 6 महीना। 6 महीना में आपको कंप्लेन दायर कर देना है अपना, वेज जो नहीं मिला है। अभी पढ़े थे ना हम लोग मिनिमम वेज में। हेलो, यस सर, आवाज आ रही जी सर। 6 महीना कितना था? 6 महीना। 6 महीना अपील का और इसमें था 1 साल पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में था ना, 1 साल के अंदर दावा करना है। अब इन सबको बढ़ा करके 3 साल कर दिया। देखिए कितना वर्कर को फायदा होगा। ठीक है, विरोध करने वाले लोग विरोध करते हैं, लेकिन कई बातें हैं जो वर्कर के हित में है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है आपको कुछ पॉइंट्स है जो कोड ऑन वेज से लिए गए हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किया उसमें? नहीं, इसका सारा पावर तो सेंट्रल के पास होगा ना सर? क्या चीज का पावर? जैसे एक्ट बनाने का पावर, ये कुछ राज्य को भी इम्प्लीमेंट करने का भी प्रावधान होगा? नहीं नहीं, एक्ट तो सेंट्रल एक्ट ही है, कोड तो सेंट्रल ही है। जैसे अभी है मिनिमम वेज एक्ट है, क्या है? सेंट्रल एक्ट है। हाँ, सेंट्रल है, तो राज्य में इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना राज्य सरकार? नहीं, चेंज तो होता है ना, सेंट्रल वाला को या भी फिर चेंज करने का implement ऑप्शन करना होता है होगा। स्टेट को। कई जगह बिहार अमेंडमेंट आपको हम दिखाए थे ना मिनिमम वेज में। सर ये भी तो हो सकता है कि इसमें नहीं तो जो हो- एक्ट के राज्य बनाएगा, क्या मतलब रूल राज्य बना सकता है, एक्ट तो केंद्र का है। रूल तो स्टेट को बनाने का पावर दिया ही हुआ। रूल जो है, जैसे होता है ना कि सेंटर जो चीज बना राज्य को पसंद नहीं है, उसमें विरोध भी कर सकता है ना, हाँ कर सकता है, चेंज कर सकता है वो। तो उसके लिए कुछ प्रावधान होगा ना, राज्य सरकार भी कुछ अपना मत रखे। प्रावधान नियमावली वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, उसको इसमें डालने की क्या जरूरत है? जो कोड है अगर उसमें कोई प्रोविजन को सरकार अपने हिसाब से चेंज करना चाहती है तो पहले उस प्रोविजन को उसके स्टेट असेंबली में पारित हाँ। कराना होगा और बिल्कुल, स्टेट बिल्कुल। असेंबली में पारित कराने के बाद उसको गवर्नर का असेंट लेने के बाद उसको फिर आपको प्रेसिडेंट का असेंट लेना होता है, जी जी, तब यही जाकर कहने का के वो मतलब जो है। है चेंज। हाँ, तो ताकि ये तो राज्य को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसका इसमें जिक्र करने का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा इसका जो रूल बनेगा वो स्टेट रूल बनेगा। ठीक है, और अपने यहाँ भी बिहार में भी इसका रूल तैयार हो गया है, लागू नहीं हुआ है कोड इसीलिए रूल नहीं चल रहा है, लेकिन इसका रूल तैयार हो गया है। और संयोग से जो ये रूल बना था इसमें 2 लोगों ने, हम लोगों ने इसमें काम किया था, एक मैं था उसमें और एक हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है वो थे। तो हम लोगों का भी रूल बना हुआ और हर एक स्टेट अपना रूल बना के रखी हुई है। बस कुछ पॉलिटिकल रीजन या जो भी रीजन से ये कोड चालू नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट रूल्स बने हुए हैं, इसके स्टेट को ही रूल बनाना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर सबका तो कुछ न कुछ हमारा मत होगा, कैसे होना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ हाँ, वो जैसे अदर एक्ट में है रूल्स स्टेट हाँ बनाती है, इसमें भी रूल बनाने का पावर स्टेट को दिया। जी जी, ठीक। ठीक। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब इसमें भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, 3 एक्ट्स को इन्होंने मर्ज किया था। 3 एक्ट को इन्होंने मर्ज किया। अब इसमें एक चीज है, आपको आईडी एक्ट जब हम लोग पढ़े नहीं है, आईडी एक्ट में जब इंप्लॉय को डिफाइन करते हैं तो इसमें 10,000 रुपया या उससे ऊपर का अर्न करने वाला, एक मिनट रुको आ रहा हूं।
इस ग्रुप में सबको मेंस लिखना है क्या, जितने लोग हैं? नहीं, इस बार रिजल्ट नहीं हुआ। क्या? रिजल्ट कुछ नहीं हुआ लोग इस हैं, बार। कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग लिखने वाले हैं, कुछ अच्छा, लोग नहीं। तो ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट पार्ट से सारे टॉपिक कवर हो गए ना? लगभग। एक्ट लगभग कंप्लीट है। राहुल जी लिंक आपका? आपका लिंक आपका नहीं उसमें हुआ दिया यार। हुआ है। चलिए, हेलो। हाँ सर। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें जो 3 एक्ट मर्ज है तो हम लोग बता ही दिया आपको। दूसरा पॉइंट है कि जो सुपरवाइजर है उसने 18,000 तक के वेज को कंसीडर किया है। यह पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, आईडी एक्ट 1947 का, इस एक्ट में जो सुपरवाइजर में 10,000 रुपया वेज तक के सुपरवाइजर को वर्कर मानता है। अब उसके लिमिट को इसमें बढ़ा करके उन्होंने 18,000 तक कर दिया। ठीक है। उसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कई बार मैं इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है उसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर इंप्लॉय आएगा उसको परमानेंट इंप्लॉय की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस एक लाइन में अगर उसको याद रखें। तो वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने जो प्रोविजन है इस कोड में बनाया है कि भाई वर्कर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आप रखते हैं तो उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में रखिए। ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी जो है अभी भी है आईडी एक्ट में, हालांकि 20 से अधिक कामगार वाला जो प्रतिष्ठान है उसमें ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी होगी जो कि वर्कर्स के ग्रीवांसेस को दूर करने का प्रयास करेगी। अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं उसमें मेंबर। ठीक है। उसके बाद पहली बार इसमें हमने कहा, आपको इस पे डिस्कस भी किया कि थे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस जो है उसमें 2 पॉइंट है, निगोसिएशन यूनियन और निगोसिएटिंग काउंसिल्स। ठीक है। निगोसिएशन यूनियन और निगोसिएटिंग काउंसिल, वार्ताकारी संघ और वार्ताकारी परिषद, क्या अंतर है दोनों में? अगर सपोज कीजिए किसी एस्टैब्लिशमेंट में एक ही यूनियन है, सिंगल यूनियन है, वो एक यूनियन है, तो फिर वही यूनियन जो है अगर वो 51% या अधिक उसके कामगार सदस्य हैं तो वो वार्ताकारी संघ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 यूनियन है, 3 यूनियन है और सब में कुछ कुछ मेंबर हैं, तो फिर हर एक यूनियन जिसके पास 20% या उससे अधिक है उसका एक मेंबर होगा। तो मान लीजिए कि 3 यूनियन है, किसी के पास 25% है, किसी के पास 32% है, किसी के पास 40% है। ठीक है। तो इसका एक मेंबर, इसका एक मेंबर और इसका 2 मेंबर। ठीक है। तो इस तरह से कुल 4 मेंबर का वो काउंसिल हो जाएगा, वार्ताकारी परिषद, और फिर वो जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम करेगा। क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से थोड़ा सा। दोबारा समझा दीजिए सर। क्या क्या रहा है कि अभी ट्रेड यूनियन जो होते हैं रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं देता, क्योंकि अभी रिकॉग्नाइजेशन देने का जो भार है वो एम्प्लॉयर के ऊपर है। ठीक है। अब एक्ट ने क्या प्रोविजन किया, कोर्ट ने, कि नहीं आपको रिकॉग्नाइजेशन देना है और ये तरीका होगा। क्या तरीका होगा? तो 2 तरीका हो सकता है। यूनियन अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड है तो या तो किसी एक यूनियन को दीजिए या कई सारे यूनियन को मिला करके एक काउंसिल बनाइए। ठीक है। तो वार्ताकारी यूनियन जो होगा, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, वो कब होगा? जब किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एक यूनियन हो और उसका कम से कम 51% जो मेंबर है वो रहे। मतलब जितना भी, मान लीजिए 100 वर्कर काम कर रहा है तो कम से कम 51 वर्कर उस यूनियन का सदस्य हो, और सिंगल ही यूनियन वही है, तो फिर वही यूनियन जो है वार्ताकारी यूनियन हो जाएगा, संघ हो जाएगा। लेकिन किसी इस्टेब्लिशमेंट में मान लीजिए कि 100 एम्प्लॉय है और 3 यूनियन है सपोज, और एक यूनियन के पास 25 है, एक के पास आपको 40 है, एक के पास मान लीजिए 32 है, तो किसी के पास भी 51 नहीं है, तो वार्ताकारी संघ तो वो नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में 3 अलग अलग है तो काउंसिल बनाना पड़ेगा आपको, और जो 20 से अधिक वाले को एक दीजिए सीट उसमें, जिसका भी 20 या उससे ज्यादा हो गया, एक के पास मान लीजिए कि कम होगा, तो 25 वाले को एक सीट मिल गया, 25 वाला यूनियन में से एक आदमी मेंबर हो जाएगा, 40 वाले में से 2 हो जाएगा और 32 वाले में से 1 हो जाएगा। इस तरह से 4 मेंबर का वो एक काउंसिल हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो यूनियन जो काउंसिल होगा वो आपको किसी भी मुद्दे पे वार्ता करेगा, एम्प्लॉयर के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा, और जहां सिंगल यूनियन है वहां वार्ताकारी यूनियन जो होगा वही करेगा। लेकिन उसको 51% कम से कम सदस्यता। ट्रेड यूनियन का इस पे भी विरोध है कि यदि सिंगल यूनियन ही है तो फिर क्यों 51%, वही यूनियन करे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है।
लेकिन एक्ट कहता है कि नहीं, आप कम से कम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुमत को, आपका विचार जो है बहुमत के साथ है, ये चीज के लिए कम से कम 51% होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि 51% होगा तो उस वक्त का मान्यता मिलेगा और बाकी के पास 20% है तो वो नहीं आएंगे, मतलब उस समय परिषद का निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर 51% किसी के पास है ऑलरेडी, ठीक है, बाकी को नहीं मिलेगा। तो वो हो जाएगा। नहीं, अच्छा, आपका क्या क्वेश्चन है, फिर से बोलिएगा 1 मिनट। मैं कह रही हूँ कि 51% है तो आप बना रहे हैं, लेकिन बाकी एक दो और 51 है और दो, हाँ, बाकी के पास 21 या 23% जो भी है, तो वो मान दोनों लीजिए सदस्य 25 है और एक को 20 है, ऐसा ही है मान लीजिए, और एक को 51 है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी काउंसिल बनेगा, क्योंकि सिंगल यूनियन नहीं ना है, मोर देन 1 यूनियन है। अच्छा। इसका 2 मेंबर हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 मेंबर होगा। इसका तो इसका मतलब परिषद में अधिकतम 4 सदस्य होंगे। नहीं, 4 नहीं हो सकता, ज्यादा डिपेंड करता है, पर 20% पर हो सकता है, तो 20 25 100 5 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। कम से कम 20 पे 1 मेंबर होगा, तो 100 में 5, मैक्सिमम 5 हो सकता है। मान लीजिए 5 यूनियन है, पांचों का 20% मेंबर है, तो 5 सदस्य हो जाएगा। तो सिचुएशन पे निर्भर करता है। क्लियर? जी ठीक है। रजिस्ट्रेशन अगर किसी का कैंसिल हो जाता है, मान लीजिए रजिस्ट्रार के पास उसने यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो फिर वो ट्रिब्यूनल्स के सामने अपील कर सकता है उसके लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के फिर से रिस्टोरेशन के लिए, या जो भी प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन पावर टू रिकॉग्नाइज एनी ट्रेड यूनियन और इट्स फेडरेशन एज ए सेंट्रल ट्रेड यूनियन और स्टेट ट्रेड यूनियन विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। ये भी पहली बार आया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का, तो पहले एक्ट में एक प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का रिकॉग्नाइजेशन होता था उनका मेंबर के स्ट्रेंथ के हिसाब से। और अब मेरे ट्रेड यूनियन वाले चैप्टर बुक में देखिए, डिटेल्स उसका अवेलेबल मिल जाएगा। और स्टेट ट्रेड यूनियंस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सेंट्रल वाले ही जो है स्टेट में भी रिप्रेजेंट करते थे। इस बार उन्होंने कहा कि भाई आप स्टेट ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं और सेंट्रल ट्रेड यूनियन, और इसमें जो अभी है कम से कम 8 स्टेट में हो, 8 उद्योगों में उसका 5 लाख से अधिक मेंबर हो, इस तरह करके उनका कंडीशंस है। स्टेट वाले का तो अभी चूंकि अब इस बार पहली बार आया है, तो ये अपना फिर कंडीशन बनाएंगे कि हम किस कंडीशन के साथ उसको करेंगे। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर जो एक्ट है, हमने बताया कि एक तरह से आप किसी की नियुक्ति करेंगे, कैसे उसकी प्रोन्नति करेंगे, कब उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, ट्रांसफर पॉलिसी क्या होगी, एचआर रिलेटेड पॉलिसी जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में मिलता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर पहले 100 एंड मोर एम्प्लॉय वाले एस्टेब्लिशमेंट के लिए लागू था, अब उसको कोर्ट ने बढ़ा करके कर दिया 300 एंड मोर वर्कर्स वाले जो एस्टेब्लिशमेंट होंगे, वहां पर स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो जरूरी होगा। और उसका सर्टिफिकेशन जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर से किया जाता है। अपने यहाँ डिप्टी लेबर कमिश्नर जो है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर होते हैं। तो पहले था कि हर एक स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कराना है, अब कोड में व्यवस्था कर दिया कि कोड एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स में बनाएगा, और अगर कोई मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है अपना लेगा एम्प्लॉयर, तो उसको सर्टिफाई करने की सर्टिफाइंग ऑफिसर से जरूरत नहीं होगी। अगर वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर उसमें लिखी रहेगी सारी बातें, अगर उसी को वो मान लेता है तो उसको किसी से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो उससे अलग बनाता है तो पर एम्प्लॉय बैठ करके उसको तय करेंगे, और तय करने के बाद जो अथॉरिटी होगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वहां पर जाकर के सर्टिफाई करा लेंगे, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए लागू होगा। अगर उससे कोई भी हटेगा, चाहे एम्प्लॉयर चाहे एम्प्लॉय, मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर में एक लाइन लिख दिया कि वो हर साल 10% का इंक्रीमेंट देगा वर्कर को, तो अगर वो नहीं देता है तो फिर वो एक्ट के उस एक्ट के प्रोविजंस के तहत वो गिल्टी माना जाएगा। ठीक है। अभी जो आईडी एक्ट अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, तो आईडी एक्ट में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको श्रम न्यायालय है, लेबर कोर्ट है, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो लेबर कोर्ट पढ़ा होगा, कंसिलेशन बोर्ड है, सुलह बोर्ड है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ट्रिब्यूनल्स है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स है। तो अब ये जो इतने सारे चीज हैं, उसमें से श्रम न्यायालय, सुलह बोर्ड, जांच न्यायालय, इन सबको खत्म कर दिया, यानी अब लेबर कोर्ट नहीं होंगे, कंसिलेशन बोर्ड और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये तीनों नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल और केवल अब क्या रह गए हैं? ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अधिकरण रह गए हैं, ट्रिब्यूनल्स ही होंगे अब। जितना अपने यहाँ भी, जैसे कितना लेबर कोर्ट है बिहार में? 9 है, 9 लेबर कोर्ट है और 2 ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो ये सारे लेबर कोर्ट समाप्त हो जाएंगे, आपको ट्रिब्यूनल्स की संख्या जरूरत पड़ेगी तो बढ़ेगी। और अभी ट्रिब्यूनल्स में क्या है कि केवल एक जुडिशियल मेंबर होता है, वही निर्णय लेता है। अब उन्होंने कर दिया कि 2 मेंबर होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होगा।
जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो सेक्रेटरी रैंक के होंगे वो उसमें मेंबर होंगे, और एक जुडिशियल मेंबर होगा, और ये दोनों मिलकर के निर्णय लेंगे, ठीक है। और जहां पर डिस्प्यूट होगा वहां जुडिशियल मेंबर का जो निर्णय होगा वो उसके ऊपर प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये पहली बार व्यवस्था की गई है इन्होंने। लेबर कोड को समाप्त कर दिया गया, लेबर कोड खत्म हो गया और ट्रिब्यूनल्स को रहने दिया, और यहाँ पे 2 तरह का मेंबर को उन्होंने सदस्य बनाया है ट्रिब्यूनल्स में डिसीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और व्यवस्था भी है आईडी एक्ट में, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कि मान लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या रेफरेंस का मीनिंग हुआ। जैसे कि वर्कर है और एम्प्लॉयर है, डिस्प्यूट हो गया इनका किसी बात को लेकर के, वेज को लेकर डिस्प्यूट हो गया। वर्कर चाहता था कि 10% का इंक्रीमेंट हो, एम्प्लॉयर उसको 2% का इंक्रीमेंट दिया, या कुछ भी। अब मान लीजिए कोई भी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ, दोनों पहुंचते हैं कहां पे, सुलह पदाधिकारी के पास, कंसलेशन ऑफिसर के पास। अब जो कंसलेशन ऑफिसर है कंसलेशन करता है। अगर कंसलेशन 2 तरह की बात हो सकती है, सक्सेस हो गया, मान गया, ठीक है ऐसा करो तुम 5% दे दो, ये तुम भी 5% पे मान लो, मान लिया तो खत्म हो गया डिस्प्यूट, तो सक्सेस हो गया। तो फिर उसका आपस में पार्टी में साइन होगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा इशू। लेकिन अगर वो अनसक्सेस रहा तो फिर वो चला जाता है रिपोर्ट गवर्नमेंट को। हालांकि सक्सेस का भी रिपोर्ट आता है, लेकिन इसका रिपोर्ट जब गवर्नमेंट को जाता है तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, उसको स्वीकृति देती है, तब वो फिर जाता है लेबर कोर्ट। तो इसको रेफरेंस कहते हैं, बाद का निर्देशन। लेबर कोर्ट में रेफरेंस करने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत होती है, ठीक है। सरकार की अनुमति के बाद ही कोई मामला लेबर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में देखा कि ये झंझट के चलते क्या होता है, कई वर्कर्स का मामला फंस जाता है, तो उन्होंने इस प्रोसीजर को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब अगर अनसक्सेस होता है तो कोर्ट ने व्यवस्था किया कि भाई एक पोर्टल हम बनाएंगे, नाम पड़ेगा उसका, पोर्टल का नाम होगा समाधान पोर्टल, और उस पोर्टल पर आप कंप्लेंट्स जो अनसक्सेस हो गया रिपोर्ट अपलोड कीजिए और वो सीधे ट्रिब्यूनल को चला जाएगा। तो लेबर कोर्ट रहेगा भी नहीं, ट्रिब्यूनल्स रहेंगे तो ट्रिब्यूनल को सीधे चला जाएगा, सरकार का झंझट खत्म। तो यही पॉइंट को ये यहाँ पे कह रहा है कि निर्देशन और सफल सुलह में न्याय निर्णय के लिए निर्देशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में अगर भेजना है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, और जो जनरल है मामला जितने भी जाते थे हमारे लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में, उसमें आप कोई रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुलह की जो कार्रवाई होती है, जैसे ही डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो तालाबंदी की सूचना दे सकता है एम्प्लॉयर, या वर्कर जो है स्ट्राइक का सूचना देगा। तो पहला बैठक जिस दिन स्टार्ट कर देगा उसी दिन से सुलह प्रारंभ माना जाएगा। पहले क्या था कि जब समझौता होता था तब जाकर के, लेकिन अब यदि पहला ही बैठक कर लिया वर्कर बुला करके तो सुलह प्रारंभ माना गया, तो फिर वो सुलह में जैसे चला गया हड़ताल और तालाबंदी जारी नहीं रख सकता है, तो काम कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए इसको क्लियर कर दिया कि भाई पहला ही बैठक के दिन से आपका सुलह स्टार्ट माना जाएगा। हाँ सर, पहले जैसे ये न्यायालय वगैरह थे लेबर कोर्ट, तो इनका तो ऑर्डर मतलब कंपलसरी होता था, तो क्या ट्रिब्यूनल, जबकि ट्रिब्यूनल का मतलब विशेष अर्थ होता है कि मतलब एक तरह से सलाहकारी बॉडी टाइप के होते हैं, तो क्या इनका ऑर्डर कंपलसरी होगा, मतलब बाध्यकारी टाइप का होगा क्या? नहीं, ये एडजुडिकेटिंग बॉडी है, इनका जो ऑर्डर होगा उसी तरह से होता है जैसे सिविल कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जो पंचाट होता था उनको उसी तरह से माना जाता है जैसे सिविल कोर्ट का है, और अगर वो नहीं इंप्लीमेंट करता है, जिसको भी ऑर्डर मिला, एम्प्लॉयर को मान लीजिए कोई ऑर्डर मिला नहीं इंप्लीमेंट करता है, तो फिर ट्रिब्यूनल्स या लेबर कोर्ट जो भी थे, लेबर कोर्ट जाते थे सिविल कोर्ट, और वहां इसको एक्सिक्यूट कराने के लिए वो फिर वो करते थे, प्रोसिक्यूशन करते हैं, फिर वहां से वो डिक्री जैसे होती है किसी चीज की, उस तरह से वो किया जाता है। तो मतलब आपके क्वेश्चन का ये जो मीनिंग था कि इसका ये जो एक लेबर इन्फोर्समेंट, लेबर सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो कंसिलेशन करता है, उस तरह की वैल्यू नहीं है। लेबर ट्रिब्यूनल या कोर्ट का ऑर्डर जो सिविल कोर्ट की तरह माना जाता है, ठीक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कंसिलेशन ऑफिसर की तुलना में। कंसिलेशन ऑफिसर को कोई निर्णय देने का क्षमता नहीं होता है, वो बस दोनों पक्ष को बैठा करके एक समाधान खोजने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई नहीं माने तो वो कोई निर्णय नहीं दे सकता, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट की बात नहीं माने तो फिर उस पर सिविल कोर्ट में मुकदमा होगा, और फिर वो आगे जो एक्ट का प्रोविजन है उसके हिसाब से चलता है। क्लियर हुआ? यस सर।
स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो है वो अब सभी तरह के जो भी है ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है सूचना देना हो गया कि 14 दिन पहले आपको कम से कम सूचना देनी है। 14 दिन, जैसे आज सूचना दे दिया तो 14 दिन आपका कम से कम होना चाहिए, उसके बाद ही आप हड़ताल पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज सूचना दिया और कल से हड़ताल पर चले देंगे, ये गैप 14 दिन का होना चाहिए, ठीक है। 300 से अधिक कामगारों पर ही अब जो है सरकार से अनुमति लेनी होगी, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ये प्रोविजन अब इन्होंने इसमें डाल दिया। एक स्किलिंग फंड का भी प्रोविजन किया कि जितने वर्कर को आप रिट्रेंच करेंगे ना, तो हर एक वर्कर के लिए 15 दिन का आप सैलरी जो उसका होगा वो आप उसके स्किलिंग फंड में डालेंगे। ये विरोध का एक एम्प्लॉयर्स के एंड से आता है विरोध कि इससे हमको डबल लॉस होगा, क्योंकि जब वर्कर को आप रिट्रेंच करेंगे, कामगार की अगर आप छटनी करेंगे तो कामगार की छटनी होने के बाद उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाता है, छटनी मुआवजा। तो छटनी मुआवजा में भी यही है, 15 दिन के हिसाब से सैलरी देते हैं पर ईयर के लिए, जितना साल का वो काम किया है जनरल प्रोविजंस में, और उसका 1 मंथ का सैलरी देते हैं जनरल में, स्पेशल में 3 मंथ का सैलरी उसको अलग से मिलता है। तो ये जो है आपको कामगार का छटनी, अब जो कंडीशन बनाया है कि छटनी के बाद जो कंपनसेशन मिलना है कामगार को वो तो मिलेगा ही एज इट इज, उसके अलावा आपको हर एक कामगार के 15 दिन की सैलरी आपको इस स्किलिंग फंड में डालनी होगी। रीस्किलिंग फंड इसका नाम रखा है, और इस फंड में जो है पुनः कौशल निधि जो रीस्किलिंग फंड है, उसमें जो है सो वो पैसा जो जमा होगा उससे सरकार उन वर्कर को फिर से स्किल करेगी ताकि उनको कोई नया जॉब मिल सके। तो एम्प्लॉयर्स का विरोध है कि हम कामगार की जब छटनी करेंगे तो उसको छटनी भत्ता या मुआवजा तो देंगे ही, उसके अलावा हमको 15 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, तो हमारे पे बोझ पड़ेगा। ये एम्प्लॉयर्स के एंड से एक विरोध का रीजन इस पॉइंट। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जो गजेटेड कोई भी ऑफिसर जो सरकार जिसको नोटिफाई करे वो ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकती है 50% फाइन के साथ। तो हमने बताया कि कई सारा अपराध है जहां पर की पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन है, तो फर्स्ट टाइम अगर वो हुआ है तो सरकार चाहे तो 50% फाइन के साथ उसको खत्म कर सकती है, उसके लिए प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकार के पास पावर भी दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, वो किसी भी स्थापना में इस कोड के उपबंध से छूट दे सकती है। इसे कई सारे एक्ट में पहले भी देखा होगा आपने, वो यहाँ पर। अब है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जो है 9 एक्ट जो है सो डिफरेंट मर्ज किया गया है। जब आप इस कोड को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, वही सारी चीजें हैं जो 9 एक्ट में आप पढ़ रहे हैं। मान ली वर्कमैन कंपनसेशन में गए तो वही चीज है, 50% वेज का प्लस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेथ में मुआवजा आएगा, 60% वेज का प्लस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो विकलांगता में, दिव्यांगता में, आपका डिसेबलमेंट में आ जाएगा मुआवजा। वो सारी बातें, अगर आप मैटरनिटी में जाएंगे तो 26 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट देनी है आपको, उसको मेडिकल जो है सो दिया जाता है भत्ता, वो देना है आपको, उसको 1 महीने का एक्स्ट्रा छुट्टी दे सकते हैं अगर वो आफ्टर उसके बाद रिकवर नहीं हुआ। जो सारी बातें, क्रेच की सुविधा, ये सब सारा बात जो आप एक्ट में पढ़े हैं, जो आप कंसर्न एक्ट में, वही बात उसमें भी लिखा हुआ, कुछ भी उसमें अलग नहीं किया हुआ है, बस उसको एक जगह सिस्टमेटाइज्ड कर दिया है और कुछ नया पॉइंट नहीं। कंपनसेशन हो, मैटरनिटी हो, कर्मचारी भविष्य निधि हो, ईएसआई एक्ट में भी जो प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन एज इट इज रखे गए हैं। अभी ईएसआई एक्ट और ईपीएफ एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अफसर लगाते हैं। अभी कोड आने के बाद भी वही चीज रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अफसर से ही ईपीएफ और ईएसआई वाला चैप्टर देखेगा, जिस चैप्टर में वो है, और बाकी के चैप्टर में फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जहां पर सेंट्रल में सेंट्रल और स्टेट में स्टेट, बाकी वो लोग वही देखेंगे, ठीक है। इस कोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सभी तरह के वर्कर्स को हम संगठित और असंगठित को इस कोड से कवर करें। रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसमें दी गई है। इसमें कई सारे नए वर्ड्स जो हैं सो जैसे कैरियर सेंटर, एग्रीगेटर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर, ये सब वर्ड्स जो हैं सो डिफाइंड किया गया है ताकि नए तरह का जो अभी चेंज हो रहा है सिनेरियो, उसमें जो भी लोग हैं वो कवर्ड हो जाए। इस कोड में जो है कई तरह का एजेंसी नया बनाया गया है, बोर्ड और निगम, जैसे कि कर्मचारी राज्य निगम जो था उसके तहत तो उसको इसमें डाल दिया गया। कर्मचारी भविष्य केंद्रीय बोर्ड जो था वो भी इसको सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया गया है, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल पर होगा। असंगठित कर्मकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया गया। इनके लिए स्टेट लेवल पे बोर्ड नहीं बना है। और राज्य भवन कामगार कल्याण बोर्ड जो है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। तो कई तरह के इसमें बोर्ड और जो निगम है उन सब की स्थापना का पॉइंट्स डाला गया है, रखा गया है। उसके अलावा केंद्र सरकार को असंगठित कामगार, गिग कामगार, प्लेटफॉर्म वर्कर, इन सबको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंधित लाभ से जोड़ने का पावर दिया गया कि सरकार चाहे तो इस वर्कर्स को दे सकता है कि भाई, अब देखिए ईएसआई एक्ट में क्या प्रोविजन है, ईएसआई एक्ट में कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर भी देता है और वर्कर भी देता है। एम्प्लॉयर कितना देता है 3.75%, वर्कर देता है कितना 0.7
5%, सॉरी, वो एम्प्लॉयर 3.25 और वर्कर 0.75, और फिर उसको ईएसआई का सारा लाभ मिलता है जहां 10 या अधिक वर्कर काम कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें ये सरकार ने ये प्रोविजन क्यों किया? इसलिए किया कि सरकार चाहे तो जो गीग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, इन सब से कोई कंट्रीब्यूशन ले ले, 2%, 1%, 5%, जो भी 4%, और फिर उनको ईएसआई से लिंक कर दे कि अगर आप ईएसआई में आना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना कंट्रीब्यूशन देना है और आपको ईएसआई का सारा लाभ मिलेगा। तो ये पावर सरकार को दिया। आने वाले समय में अगर सरकार नोटिफाई करेगी तो वो लाभ सभी वर्कर्स को मिलने लगेगा। ठीक है। उसके अलावा कई तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं उनके लिए भी कई सारे स्कीम चलाने का पावर दिया है सरकार, चाहे तो उनके लिए स्कीम्स ला सकती है। हमारे यहाँ जो कोड में मैटरनिटी बेनिफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, सोशल सिक्योरिटी, ग्रेच्युटी, इनसे रिलेटेड जो अभी प्रोविजन है वही प्रोविजन को डाल करके उनको रखा गया है, वो आज के समय में भी है। इसके अलावा जो वर्कर्स है उनका डाटाबेस तैयार करने की बात की गई है, तो इस पे काम तो हो ही गया है लगभग, आप लोग जान ही रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पे हमने आपको डिस्कस किया था, वो डाटाबेस बनाने की बात यहीं से स्टार्ट हुई थी। जितने भी एस्टैब्लिशमेंट होंगे उनको रजिस्ट्रीकरण करना होगा ताकि सोशल सिक्योरिटी से क्या कवरेज हो रहा है ये देखना है, तो ये इंपॉर्टेंट कर दिया है इन्होंने। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की बात भी, सामाजिक सुरक्षा निधि बनाने की बात की है, और जो गजेटेड ऑफिसर्स होंगे वो जुर्माने के साथ कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जैसे अदर कोड में आपने देखा था। उसके बाद है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इसमें जैसे कि आप जान रहे हैं कि 13 एक्ट जो इन्होंने मर्ज किया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कौन से 13 एक्ट इसमें आपके आते हैं। इस संहिता का जो उद्देश्य है वो आप नाम से क्लियर है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी माने काम के चलते जो बीमारी होती है या काम के चलते जो दुर्घटना होती है उनसे उसको बचाव होना चाहिए। उसका हेल्थ यानी स्वास्थ्य जो है, उसका वर्किंग कंडीशन यानी बेहतर कार्य करने की जो दशाएं हैं, इन सब से रिलेटेड, तो जैसे फैक्ट्री एक्ट है, प्लांटेशन एक्ट है, माइंस एक्ट है, इस सब जो खतरनाक जगह है उन सब जगहों पर जो है उन्होंने इसको जो है सो मर्ज करके और इसको लागू किया है। वो सारे एस्टेब्लिशमेंट पे जहां 10 या ज्यादा कामगार लागू होते हैं वहां पर उन्होंने इस कोड को लगाया है, एक्सेप्ट माइंस एंड डॉक वर्कर्स के केस में। डॉक वर्कर्स और माइंस के केस में वो एस्टेब्लिशमेंट को नंबर से नहीं लिंक किया है, एक भी वर्कर होगा तो लग जाएगा। अदरवाइज 10 या ज्यादा वर्कर होने पर उसको इस कोड के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा एम्प्लॉयर को अपने एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है। और फिर अलग अलग है, जैसे फैक्ट्री वगैरह के केस में अभी था कि 10 और 20 का था कि पावर की सहायता से 10 और बिना पावर की सहायता से 20 से अधिक कामगार होने में फैक्ट्री आएगा। अब उसको वहां पे उन्होंने कर दिया 40 और 20, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली बिहार में चेंज किया है, उसको उन्होंने कोड में भी इंक्लूड कर दिया भारत सरकार ने। ठीक है। इसके अलावा जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे उसमें पहले केवल प्रिंट मीडिया आती थी। प्रिंट मीडिया मतलब हिंदुस्तान पेपर है, दैनिक जागरण पेपर है, ये लोग आ जाते थे श्रमजीवी पत्रकार में, वर्किंग जर्नलिस्ट में। लेकिन अगर कोई टीवी न्यूज एंकर है वो नहीं आता था, कोई ई पेपर निकल रहा है वो नहीं आता था, रेडियो में कोई काम कर रहा है वो नहीं आता था। अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई पेपर, रेडियो और मीडिया से रिलेटेड जो भी चीजें सबको इंक्लूड कर दिया वर्किंग जर्नलिस्ट में, उन सबका कवरेज इसमें, तो कवरेज उनका जो बढ़ गया। उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयर्स होगा वो अपॉइंटमेंट के टाइम में जो है सो अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट जो है सो लेटर देगा। नियुक्ति प्रमाण पत्र देना जरूरी है, किस स्थिति से अपॉइंट कर रहा है, क्या उसका जो है डेजिग्नेशन होगा, कितना उसका वेज होगा, ये सारा चीज उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में। तो ये मैंडेटरी कर दिया ताकि आगे चल के उसको ग्रेच्युटी का या और भी कोई लाभ मिलने में दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा कोर्ट ने प्रोविजन किया है कि फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप जो है आपको करना है, खास करके वैसे इंडस्ट्रीज में जो इस तरह का काम करते हैं जहां स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो साल में एक बार आपको फ्री चेकअप करना है आपको अपने वर्कर्स का। ठीक है। निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराया जिसमें व्यवसाय जनित रोग होने का खतरा है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज का, और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, आपको समझा दें क्या होता है। तो अगर ऑक्यूपेशनल डिजीजेज होने के चांस हैं तो उस तरह के वहां पे उसको फ्री। अगर 10 या अधिक प्रवासी कामगार जो है कार्यरत हैं तो वहां प्रवासी कामगार से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया है। इसमें एक पॉइंट और किया गया है कि माइग्रेंट वर्कर पहले था कि जो ठेकेदार के माध्यम से जाते थे, ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो वर्कर जाते थे उन्हीं को माइग्रेंट वर्कर कहा जाता था। माने यहाँ से ठेकेदार ले गया किसी वर्कर को बिहार से बंगाल काम कराने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। अब हो गया कि अगर इंडिविजुअली भी कोई जा रहा है, हम जा रहे हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट में और हमारे जैसे 10 बिहारी किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट पर माइग्रेंट एक्ट लागू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो ठेकेदार के माध्यम से, दूसरे जगह का वर्कर काम कर रहा है तो माइग्रेंट एक्ट लागू हो जाएगा। उसके अलावा इस कोड में प्रोविजन किया गया कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको इंटर स्टेट फैसिलिटी मिलेगी। पोर्टेबिलिटी की बात, इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। जैसे कि अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन होता है, आप लोगों ने जाना होगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन होता है ना जी।
क्या प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन का, कोई बताएंगे कि भूल गए? ये भवन निर्माण वाला। हाँ, भवन निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन का क्या था प्रोविजन, कितना एज होना चाहिए? 18 से 60 और कम से कम 90 डेज, वो आप लोगों ने लिखा भी था एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है जैसे बिहार सरकार की योजना वाला 90 डेज वो काम किया होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। अब वो रजिस्ट्रेशन बिहार में करा लेता है, फिर उसको काम करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, फिर उसका वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है, टूट जाता है, रिन्यूएबल नहीं करा पाता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार एक पोर्टल लाने का विचार कर रही है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए या माइग्रेंट वर्कर के लिए, और उन्होंने इसी को जो ई श्रम को बनाया है उसको बाद में यूज भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर उसको यहाँ जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट आया है, आपको याद होगा, अभी चल रहा है, आप लोगों ने जीएस में पढ़ा होगा। इसका फायदा क्या है कि अगर आज यहाँ पे आप पीडीएस सेक्टर से, पीडीएस से अपना लाभ ले रहे हैं, कल आप चले गए राजस्थान तो आप इसी नंबर से आप वहां से भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्टेबिलिटी इसी को कहते हैं। तो उसी तरह से माइग्रेंट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो भी बेनिफिट स्टेट में मिल रहा है, अगर वो दूसरे स्टेट में चला गया तो वहां भी वो बेनिफिट जो भी वहां स्टेट का है वो उसको अवेल हो जाए, इसकी व्यवस्था करनी है ताकि कामगारों को सुविधाओं से वंचित न किया जा सके, ठीक है। क्लियर हुए बात? इसमें पीडीएस नेशन 1 राशन कार्ड है ना, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोर्टेबिलिटी का। उसको सुबाह्यता कहते हैं पोर्टेबिलिटी को, ताकि हम एक जगह पे कोई चीज की फैसिलिटी दिए तो दूसरी जगह जाए तो वो फैसिलिटी से दीवार नहीं हो जाए, उस जगह भी वो फैसिलिटी उसको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। उसके अलावा सरकार को एक स्पेशल, उन्होंने केंद्रीय सरकार को सुझाव और सलाह देने के लिए राष्ट्रीय उपजीविका जन सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का उन्होंने गठन किया। हालांकि डीजी फासली अपने यहाँ है जो इन सब काम को करती है, अब एक अलग बोर्ड भी कोर्ट ने व्यवस्था किया है कि आप जो है सो आप उसका व्यवस्था करिए ताकि उसको इन सब मामलों पर सलाह देते रहे समय समय। किसी भी वर्ग में समुचित सरकार द्वारा सुरक्षा समिति के गठन का उपबंध, ये हम लोग पहले भी फैक्ट्री एक्ट में जब पढ़े थे सेफ्टी कमेटी की बात, तो वो सेफ्टी कमेटी की बात कोड में भी की गई है। फैक्ट्री एक्ट की बहुत सारी चीज आपको इसमें मिलते जुलते दिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा सभी प्रकार के कार्य के लिए महिलाओं को नियोजित किया जाएगा। महिलाएं भी सुरक्षा शर्तों के अधीन संध्या 7 से सुबह 7 के बीच कार्य कर सकती है। इस पर भी काफी डिस्प्यूट है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन, जो महिलाओं को शाम से सुबह तक बीच वाला काम करने से मना किया गया था, अब कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो रात में भी काम कर सकती है, लेकिन सुरक्षा शर्तों का पालन किया जाएगा, उसको लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी, ये सारी बातें हैं। और कई लोग इस पर विरोध करते हैं कि महिलाओं को रात में काम पर निकालने से हो सकता है समस्याएं बढ़े, उनसे रिलेटेड वायलेंसेस वगैरह। तो ये चीज एक डिस्प्यूट का भी पॉइंट है। संहिता में कारखाना, ठेका श्रम और बीड़ी सिगार स्थापनाओं के लिए सामान अनुज्ञप्ति का प्रावधान है। ठेका श्रमिक को लगाने हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए एकल अखिल भारतीय अनुज्ञप्ति का उपबंध है। माने कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो कई तरह का वर्कर रखा है, माइग्रेंट वर्कर भी उसके यहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी उसके यहाँ है, तो वो सिंगल लाइसेंस लेगा जिसमें ही सारे बातें लिखी रहेंगी। अलग अलग लाइसेंस लेने का झंझट उसको नहीं, और एक बार लाइसेंस लिया तो 5 साल तक वो वैलिड रहेगा। तो इससे क्या होगा कि उसको बार बार लाइसेंस लेना, अलग अलग तरह का लाइसेंस लेना, अलग अलग तरह का कंप्लायंस करना, इन झंझट से वो बच जाएगा एम्प्लॉयर, तो उसको भी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी दुर्घटना से वर्कर का जो है सो डेथ हो जाता है या वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो उसमें अगर एम्प्लॉयर दोषी पाया गया तो एम्प्लॉयर पर जुर्माना लगेगा, एक्ट के प्रोविजन के तहत फाइन लगेगा। तो जो फाइन लगेगा उस अमाउंट का 50% तक सरकार चाहे तो उस कामगार के आश्रित को दे सकती है। ये न्यायालय को उन्होंने इंपावर्ड किया। किसी न्यायालय यदि फाइन लगाती है किसी एम्प्लॉयर पे, मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयर की गलती से कोई दुर्घटना हुई, तो एम्प्लॉयर को एक्ट के तहत जो मुकदमा दायर हुआ उस पर फाइन लगा 5 लाख का, तो न्यायालय को पावर है 2.5 लाख रुपया तक उसके आश्रित को दे सकता है। उसके अलावा महामारी या कोई वैश्विक आपदा की स्थिति होगी तो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में निवास करने वाले व्यक्तियों की सामान्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को ओवरराइडिंग पावर दिया। ये कोविड का इम्पैक्ट है। कोविड के बाद सरकार को ऐसा लगा कई जगह स्टेट्स के साथ हिंड्रेंस होने लगा उसको अपने डायरेक्शंस को इशूज करने में, तो उन्होंने इसमें दिया कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोविजंस को देखते हुए हेल्थ प्रोविजन को सरकार को अगर क्लाइमेटीज वगैरह है या पेंडेमिक है तो स्पेशल पावर है। और ऑफेंस को कंपाउंड करने का पावर फर्स्ट टाइम में यदि कोई ऑफेंस होता है तो गजेटेड अफसर को इसमें भी पावर दिया गया है कि वो जुर्माना के साथ ऑफेंस को रिजॉल्व कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। इसका कोई कंफ्यूजन है इतने में तो बताइएगा। सर वो जुर्माना का राशि जो कामगार है उसकी मर्जी के खिलाफ भी दे सकता है क्या? कामगार चाहेगा कि
नहीं पूरा पैसा मुझे ही मिले तो भी 50% सरकार चाहे तो उसको दे सकता है, उसके आश्रितों को। पूरा पैसा मिलने का प्रोविजन नहीं बना है। प्रोविजन ये बना है कि जुर्माना का राशि सरकार के कोष में जमा होता है, लेकिन यहाँ बनाया कि अगर कामगार एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है या डिसेबल्ड हो जाता है तो जो जुर्माना नियोजक पर लगेगा एक्ट के तहत, उस जुर्माने का 50% एक तो कंपनसेशन जो मिलेगा वो तो अलग है, वर्कमैन कंपनसेशन में कंपनसेशन उसको मिलना, एम्प्लॉइज कंपनसेशन वो तो अलग है उससे कोड के तहत, और उसके अलावा जो जुर्माना लगेगा एम्प्लॉयर पर उसकी गलती के चलते, उस जुर्माने में से भी 50% उसके आश्रित को न्यायालय दे सकता है। न्यायालय चाहे तो उसके पास पाबंदी है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट ऑफ अपोज है जो हमने आपको डिस्कस किया अभी था। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का अपोज है। इससे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेवर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं कि भाई वर्कर को आप कॉन्ट्रैक्टमेंट में रखो। रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर थ्रेशोल्ड पर जो 300 कर दिया गया उस पर अपोज है ट्रेड यूनियंस का। इसलिए है कि डाटा ये कहता है कि 4% ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड 70% ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है इससे अफेक्टेड होंगे। 4% नहीं होगा, 74% होगा। डाटा छूट गया करीब, क्योंकि 300 से नीचे वाले करीब 74% वर्कर जो है वो 300 से नीचे वाले एस्टेब्लिशमेंट में, करीब 70% एस्टेब्लिशमेंट है जो छोटे छोटे हैं 300 से नीचे वाले, तो उनके पास जब मन तब वर्कर को रखने की सुविधा होगी, जब मन तब वर्कर को छांट दिया, पैसा दे के हटा दिया तो उसका जॉब इनसिक्योर हो जाएगा। इसीलिए यूनियंस जो है इसका विरोध बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में थ्रेशोल्ड आपने इंक्रीज कर दिया, 20 की जगह 50 कर दिया। पहले 20 वर्कर पर ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के एक्ट का प्रोविजन लगता था, अब 50 वर्कर पे लगता है। तो इससे क्या होगा कि वर्कर्स का जो वेलफेयर का प्रोविजन था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का, वो सारा उससे वो कट आउट हो जाएगा। वो वर्कर को जो सुविधा मिलनी था ये ठेका श्रमिक के रूप में वो नहीं मिलेगी। तो इसका भी वो यूनियंस वाले विरोध कर रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में हमने बताया 300 कर दिया प्रोविजन, तो इससे कह रहे हैं कि भाई एचआर पॉलिसी वगैरह 300 वर्कर अधिक होने वाले, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ही बहुत कम आते हैं, ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट छोटे छोटे वर्कर्स वाले हैं, तो बहुत सारे वर्क एस्टेब्लिशमेंट इससे बच जाएंगे और वो एचआर पॉलिसी का सही से पालन नहीं करेंगे, मनमाने तरीके से उसको आपको जो है ट्रांसफर कर देना, मनमाने तरीके से किसी को प्रमोट कर देना, किसी को इंक्रीमेंट दे देना, ये सब होना लगेगा। तो इसलिए उसका विरोध हो रहा है। ट्रेड यूनियंस के राइट्स में डाइल्यूशन की भी बात वो लोग करते हैं। खास करके पहले क्या था कि कोई भी यूनियन किसी भी कामगार के मुद्दे को लेकर के अथॉरिटी के पास जा सकता था। अब है एक्ट में क्लियर कर दिया कोड में कि भाई अगर वो सदस्य है जिस यूनियन का, वही यूनियन उसका मेंबर के बारे में जाकर के, जैसे कि कई जगह आपने पढ़ा मिनिमम वेज एक्ट में, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में, कि यूनियन भी कंप्लेन कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी जाकर के कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अभी क्या है कि कोई भी यूनियन आके कंप्लेन कर देता है, हम उसके मेंबर हैं चाहे नहीं हो, मेरे बिहाफ में कोई भी यूनियन जाके असिस्टेंट लेवल कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन दे सकता है। लेकिन कोड कहता है कि नहीं, जिस यूनियन का वो मेंबर होगा वही होगा। तो यूनियन कहता है कि इससे हमारा राइट डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, आप ये सब प्रोविजंस को हटाइए। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का भी विरोध करते हैं यूनियन कि आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, 50% जुर्माना लेके छोड़ दिया। तो ये सब चीज, फैसिलिटेटर पॉइंट्स का भी वो विरोध करते हैं कि आप जो इंस्पेक्टर को नियोजक के साथ कभी भी दोस्ताना संबंध रखेगा तो वो कंप्लायंसेस नहीं करेगा, उसको एक डर होना चाहिए इंस्पेक्टर का, और अगर फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा तो हो सकता है कि वो सही से कंप्लायंसेस ना करे, इंस्पेक्टर भी उसके साथ जो घुल मिल जाएगा। तो इस वर्ड को लेके भी नोटिस पीरियड फॉर स्ट्राइक जो है सभी सर्विसेज में बोला कि ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज में आप नोटिस पीरियड था कि इतना दिन पहले बताना, सभी सर्विस में आपने स्ट्राइक, तो क्या हुआ, इससे हमारा राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। हमको अब नोटिस देंगे, फिर 15 दिन इंतजार करेंगे तब जाके, तो ये चीज भी वो लोग विरोध का बिंदु रखे हैं। रिस्किलिंग फंड हमने बताया आपको, एम्प्लॉयर कहते हैं कि भाई इसमें अलग हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दे ही रहे हैं, ऊपर से आपको रिस्किलिंग फंड में पैसा दें। और वेज का डेफिनेशन चेंज होने पर भी बहुत सारे एम्प्लॉयर विरोध कर रहे हैं, ये आपने न्यूज में भी कई बार देखा होगा। इससे क्या होगा, वेज जो है वर्कर्स को, अगर जैसे ही ये कोड लागू होगा तो वेज का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वर्कर्स का वेज थोड़ा कम हो जाएगा। अभी जो स्पेशल अलाउंस फलना चिल्ला है तो जो एक्स्ट्रा है उसको वेज में इंक्लूड कर दिया, लेकिन उसका जो कटौती है वो बढ़ जाएगी। पीएफ में उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ग्रेचुटी में उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ईएसआई में उसकी कटौती। तो इससे जो है सो एम्प्लॉयर्स जो है सो इसका विरोध कर रहे हैं कि वेज का जो डेफिनेशन पुराना वाला था वही रहने दीजिए। ठीक है, अब वेज का डेफिनेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये अलग से, इसको घंटों मतलब कम से कम 15-20 मिनट का अलग ये लेक्चर होगा, फिर अगर मान लीजिए आप लोग को इंटरेस्ट होगा किसी को तो मैं बता दूंगा। बस अभी यही समझिए कि वेज के डेफिनेशन चेंज होने के चलते एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बढ़ जा रही है, तो इसीलिए एम्प्लॉयर इसको जो है सो अवॉइड कर रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट जो है उनका मेन विरोध का बिंदु है। कोड का क्यों विरोध किया जा रहा है या क्यों, ये यही पॉइंट्स है। लेकिन वर्कर के एंड से कई सारी बातें हैं इसमें, खास करके कई जगह उन्होंने टाइम लिमिट बढ़ा दिया है, टाइम डिस्पोजल का भी लिमिट दे दिया है कि आपको इतने दिन में अपने कंप्लेन केसेस को सॉल्व कर देना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है, आपको कंप्लायंसेस वगैरह कम कर दिया है,
ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है, आपको जो है सो पेनल्टी प्रोविजन स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो कई सारे बात अच्छी अच्छी भी हैं, लेकिन कई सारे बात अपोज की बिंदु वर्कर्स के यूनियन का भी है। तो यही ओवरऑल कोड के बारे में किसी का कोई पॉइंट है तो बताइएगा।